हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। इंग्लिश मीडियम की क्लासें चल रही हैं और ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उस लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हमने। अब हम चार्ज की बेसिक नॉलेज को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में मेन चीज़ों तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, देखो अब तक हमको ये पता है कि ये एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी है प्रत्येक मैटर में, एवरी मैटर में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अदर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो जो उस पर चार्ज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो चार्ज आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें कहीं भी ये नहीं पता था कि चार्ज किस वजह से आ रहा है। तो इसलिए मॉडर्न जो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में से इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर से हम ये पता लगाएंगे कि ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो हम ये जानते हैं, इसमें ज्यादा केवल समझना है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी जानते सभी हैं इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले तो एवरी मैटर मेक विद मॉलिक्यूल्स, एवरी मैटर मेक विद मॉलिक्यूल्स, मतलब प्रत्येक मैटर किससे बना होता है, प्रत्येक मैटर किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से। एटम किससे बनता है, तो एटम बनता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बस यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। बस हमको अब यहां पर समझना यह है कि इस थ्योरी से हम कैसे इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखो सबसे पहले यहां तक हमने पढ़ा कि एवरी मैटर मेक विद मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से। तो हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट जो इसका पार्टिकल है ना, वो एटम निकल के आया यहां पर। तो एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो एटम क्या होता है, सबसे सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसके चारों तरफ, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे रोटेशनल मोशन करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोटेशनल मोशन करते हैं लगातार, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस पर चार्ज कैसे आता है उसका हम यहां से पता लगाएंगे। इस एटम के स्ट्रक्चर से हम ये पता लगाएंगे कि चार्ज कैसे आ सकता है। तो वो समझो, देखो कैसे आया चार्ज। उसके लिए सबसे पहले तुमको बता दूं कि जो न्यूक्लियस होता है ना इसका, इसमें न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, केवल चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होते हैं उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर कौन, ये चार्ज होता है प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों पे चार्ज सेम होता है, इन दोनों पे चार्ज कैसा होता है, सेम। बस डिफरेंस क्या है कि इस पे जो चार्ज होता है वो तो पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। कितना होता है वो मैं आगे बताऊंगा आज के वीडियो लेक्चर में। देखो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब है कि इनको इसमें से रिलीज नहीं कर सकते, हम इसमें से फ्री नहीं कर सकते नॉर्मल कोई सिस्टम में। लेकिन इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग तो किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हैं, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। वो चीज हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये देखो
कि इसके अराउंड कौन रोटेशनल मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री कर सकते हैं, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह चीज फिक्स कर लेना कि हम कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी को रिमूव नहीं कर सकते। यहां से केवल किसको रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिमूव करें, तो कल मैंने वर्क फंक्शन नाम का एक टॉपिक करवाया था। उस टॉपिक में ये बताया था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक फिक्स बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियस से बाइंड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक फिक्स बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियस से कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, बाइंडेड होते हैं। अब मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ठीक है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसका ये इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी इसके साथ जो ये बना हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा मैंने मान लिया। अब यदि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करना है, निकालना है, रिमूव करना है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे इसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो अब चार्ज हम पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी में यह पढ़ा कि ऐसे ऐसे ये चीजें बनी होती है। हमको ये पता, यहां से ये पता लगाना है कि जो चार्ज है ना, वो चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे चार्ज आया, तो उसका हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये बता देता हूं मैं तुमको कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंडेड होता है, उतनी ही एनर्जी अगर उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। अब देखो, जैसे मान के चलो ये एक मैटर है और ये दूसरा, चलो ऐसे बना देता हूं मैं, ये दूसरा मैटर है, इन दोनों को हमने रब किया, फर्स्ट सेकेंड, इन दोनों को हमने रब किया, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा। तो जैसे इनको रगड़ा, तो जिस जगह से जहां फ्रिक्शन होगा, यहां पे फ्रिक्शन होगा, जो इनकी सरफेस जहां पे टच हो रही है वहां पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी फ्री होगी। थर्मल एनर्जी क्या होगी, फ्री। और जो थर्मल एनर्जी होगी, ये एनर्जी का कुछ पार्ट इसको मिलेगा और कुछ पार्ट इसको, दोनों को मिलेगा। ध्यान रखना, ओनली कॉन्टैक्ट सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि अदर जगह पे तो वो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं रही है। कॉन्टैक्ट सरफेस पर एनर्जी का कुछ पार्ट इसको मिल जाएगा और कुछ पार्ट मिल जाएगा दूसरे वाले सब्सटेंस को। अब सुनो, जैसे मान के चलो यहां पे इन दोनों को रब करने से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फ्री होती है, थर्मल एनर्जी। इतनी एनर्जी फ्री होने के बाद मान के चलो दोनों को सेम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोनों को मिल गई, दोनों को बराबर बराबर मिल गई, 4 और 4। जरूरी नहीं है बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग मिल सकती है। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं कि दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन दोनों में। अब क्या होगा, देखो, जैसे मान के चलो ये है ग्लास, ये तो है ग्लास स्लाइड, और ये है कॉटन क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ है। इन दोनों को हमने रब कराया, रब कराने पर थर्मल एनर्जी रिलीज हुई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों को मिल गई। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसका जो दूसरा कॉटन क्लॉथ जो था उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब सुनो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, मतलब केवल इस पे ही चार्ज आ जाता है, इस पे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन सुनो। एक्चुअली में चार्ज आया कैसे वो तुम पता लगा लो, तुमको पता चल जाएगा इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव क्यों आया। देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों को मिली। अब ये जो एनर्जी है ना,
ये कॉन्टैक्ट सरफेस थी, यहां से लेके यहां तक मान के चलो, दोनों की ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। इस जगह पे इस सरफेस को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, ठीक। इस जगह पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे भाई? एवरी मैटर मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से। तो जस्ट इसके बाहर वाली साइड में, इसके बाहर वाली साइड में कुछ एटम्स होंगे, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो एनर्जी है ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसको मिलेगी? इसके सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। अब अगर मान के चलो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको कितनी मिल गई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसको छोड़कर यहां से रिलीज हो जाएगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंचेगा कहां भाई? इन दोनों को हमने आपस में रब किया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास चला जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके पास पहुंच गया, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये पहुंच गया, तीसरा ये पहुंच गया, चौथा इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब देखो, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब यह है कि कोई एटम है जिसके न्यूट्रॉन की तो बात ही मत करो, न्यूट्रॉन तो उस पर तो चार्ज होता ही नहीं। जैसे मान के चलो +2e चार्ज अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं, ये चीज फिक्स है कि इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रोटेशनल मोशन में घूम रहे होंगे, ठीक है। मतलब 2 इसमें प्रोटॉन है तो 2 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन +2e, 2 इलेक्ट्रॉन -2e = 0। मतलब इस पे नेट चार्ज, किसी भी एटम पे नेट चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है? ऑलवेज 0। इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। कैसा कहते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब 0 चार्ज, नेट चार्ज 0। 0 चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसमें चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 0। कुल मिला के नेट चार्ज 0। अब देखो, इनको रब कराने से पहले इस पे चार्ज 0 था, नेट चार्ज, इस पे भी नेट चार्ज कितना था? 0। अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन निकले क्यों? क्योंकि उनको थर्मल एनर्जी, इनको रब करने की वजह से थर्मल एनर्जी यहां पे निकली। उस थर्मल एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिली और ये यहां से निकल के इधर पहुंच गए, ठीक है। अब इधर पहुंचे तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हुए, और इलेक्ट्रॉन कम हुए, मान के चलो पहले इसमें टोटल 100 प्रोटॉन थे और 100 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो अब कंडीशन क्या हुई? यहां पे इनका नेट चार्ज निकालेंगे तो Q नेट बराबर कितना? 0। यहां पे इसका नेट चार्ज निकालो। अब 100 प्रोटॉन है, मैंने कहा कभी भी न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकाला ही नहीं जा सकता नॉर्मल रिएक्शन में। यहां पे 96 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इनको हम टोटल करेंगे तो +4 आ जाएगा, +4 आएगा, +4 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा। तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स उधर पहुंच गए। देखो सेम कंडीशन, पहले मान के चलो इस पे 100 प्रोटॉन और 100 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब जब इनको रब किया थर्मल एनर्जी से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, प्रोटॉन तो 100 के 100 और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 104 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इसका टोटल निकालेंगे तो -4e इतना टोटल आएगा। तो इस पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो, नेट चार्ज पॉजिटिव, और इस पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से जो चार्ज है ना, वो प्रोड्यूस होता है किसी भी मैटर पर। रब करने की वजह से क्या होता है? रब करने की वजह से थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करती है। इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से, एक मैटर से दूसरे मैटर पे जाते हैं, तो एक मैटर पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे कैसा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सबसे पहले ये चीजें इस तरीके से लिख देना जो है, और
ये चीज जरूर लिखना कि प्रत्येक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसका ये है कि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही सेम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज उसका क्या हो जाता है, 0। जब हम उनको रब करते हैं दो सब्सटेंस को, तो ऐसी कंडीशन में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एक सब्सटेंस, अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मान के चलो इसके इस जैसे ये वाला है, दूसरा एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूं। अगर ये मैंने गिलास लिया है, इसको मैं एम्बर ले लेता हूं और दूसरा मैं ले लेता हूं फर। तो हमने देखा इनको रब करने पे इस पे तो नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव आता है तो कंफर्म इस पे पॉजिटिव ही आएगा। जब हमने इनको रब किया तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई दोनों में। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ठीक है, जबकि गिलास में ऐसा होता है, जबकि उसमें। अच्छा ऐसा ही क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्यों हुआ और इसमें उल्टा क्यों हुआ? देखो उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता, दो अलग अलग मैटर हैं, एक मैटर ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तो इन दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे। मान के चलो इसको कितनी एनर्जी मिली, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी कितनी मिली, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान के चलो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब तुम सोचो इन दोनों को रब करने पर इनको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। क्या इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं लेकिन वो रिमूव नहीं होंगे, केवल इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होके इधर पहुंच जाएंगे। क्लियर? यहां पे उल्टी कहानी है, देखो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, फर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि फर और इसमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है या किसका कम है, तो इजीली किसके निकल रहे हैं, फर के। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन कम किसका है, फर का, और ज्यादा किसका है, एम्बर का। तो ये बात समझ में आई? बोलो, इस चीज को नोट कर लें अपनी लैंग्वेज में एक बार। नेक्स्ट टॉपिक देखो, वो है वेज ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को किस तरीके से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के मेथड्स यहां पर हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब यह है कि इस मेथड से केवल और केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को नहीं कर सकते। और ऐसा तभी होगा जब इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम लाएंगे, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इस मेथड को कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन कब होता है? जब दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। एक दूसरे के कैसे लाते हैं? कांटेक्ट में। तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। देखो मान के चलो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे एक समान रूप से फैला हुआ है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और इस पे चार्ज है मान के चलो Q1 बराबर स्मॉल q, इतना चार्ज इसके ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर लाते हैं और इससे टच करा देते हैं इसके कांटेक्ट में। ये हम दूसरा कंडक्टर लेके आए जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि इसका नेट चार्ज क्या है, 0। इसका नेट चार्ज क्या है, 0। तो इसका जो चार्ज है Q2 बराबर 0, नेट चार्ज Q2 इक्वल्स टू 0। अब जैसे इनको कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद ये जो चार्ज है ना, चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो हो सकता है। भाई अगर कोई कंडक्टर है, यहां पे चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज है, ये इसमें से फ्लो हो सकता है कंडक्टर में से, इंसुलेटर में से फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे इनको कांटेक्ट में लाए तो ये वाला चार्ज फ्लो होगा इधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज लगातार फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज उल्टा है, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये चीजें हम 5th लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ
वे ऑफ चार्जिंग में ये पढ़ लो कि एक कंडक्टर जो कि है चार्ज, इसके पास में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दूसरे कंडक्टर को लेके आते हैं और उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। कांटेक्ट में लाने के बाद जैसे ही इनको अलग करेंगे तो अलग करते ही इन दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे चार्ज आ गया मान के चलो Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी अगर हमको निकालनी है तो ये हो जाएगी टोटल चार्ज कितना Q प्लस 0/2, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर Q प्लस 0/2। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना Q/2 और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू Q/2। इन दोनों पे चार्ज आ गया। अच्छा, कब आएगा ऐसे चार्ज? ऐसे चार्ज तभी आएगा जब ये और ये दोनों जो मैटर हैं, दोनों कंडक्टर्स हैं, इनका साइज, शेप और मटेरियल सेम हो। कब आएगा? जब साइज, शेप और मटेरियल कैसा हो? सेम। अगर जैसे मान के चलो इसका साइज हाफ है, इसका डबल है, तो इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे कम। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में अभी हम यही पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है चीजें। मटेरियल अलग है तो उनके कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, वो अलग कंडीशन हो जाएगी। अभी मैं ये बता रहा हूं कि जब साइज, शेप और मटेरियल सेम हो तो ऐसी कंडीशन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इस पे दोनों पे मिला के टोटल चार्ज Q, तो दोनों पे आधा हो जाएगा Q/2 Q/2। चाहे तो इसमें नोट डाल के हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जो मैंने बताया अभी, इफ शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम हो तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो देखो टॉपिक क्या था? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस पे नेट चार्ज, पहले चार्ज क्या है? 0, लेकिन अब ये चार्ज हो चुका है क्या? मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने चार्जिंग कर दी या नहीं कर दी बताओ? इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब इस पे चार्ज आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंडक्टर्स को, एक कंडक्टर के कांटेक्ट में दूसरे कंडक्टर को लाके हम इसको क्या कर सकते हैं? चार्ज। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसमें सेकंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट। फर्स्ट मेथड में कांटेक्ट में लाने थे और सेकंड मेथड में कांटेक्ट में नहीं लाने, बिना कांटेक्ट में लाए हम उनको चार्ज कर सकते हैं और उस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन। उस मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन की मैंने डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है जो कि आगे आएगा। ठीक है, लेकिन नाइन्थ जो चैप्टर अपना उसमें है वो, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है? ये इसकी डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस को हम रखते हैं तो उसकी बोथ साइड पे अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। कैसे हो जाता है वो पूरी प्रक्रिया में समझा देता हूं। देखो पूरा प्रोसेस समझो। मान के चलो यहां पर है कोई पॉजिटिवली चार्ज कोई रॉड है, ऐसा मान लिया। इसके पास में हम किसी दूसरे सब्सटेंस को रखते हैं, ये रख दिया। अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव, यहां पे नेट चार्ज 0 है। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इस पे नेट चार्ज क्या है? 0। ध्यान रखें इनको कांटेक्ट में नहीं लिया है मैंने, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रखे हुए हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, कम डिस्टेंस पर ही है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। कुल मिला के बात ये है। देखो
इस पर नेट चार्ज कितना है 0। इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन्स को अपने से दूर भगाएगा, रिपल करेगा उनको। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इस साइड में आ जाएंगे। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इधर आ गए। तो इस सब्सटेंस के इस साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से इधर केवल प्रोटॉन्स बचेंगे तो इस इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो सब्सटेंस है इसको हमने चार्ज कर दिया। कैसा कर दिया चार्ज। हालांकि इस पर नेट चार्ज अभी भी 0 है, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन में बता रहा हूं। आगे इस पर नेट चार्ज नेट चार्ज कैसे आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, पूरा प्रोसेस है उसका। बट अभी ये इसकी डेफिनेशन को इससे एक बार मैच कर लो। इसको पोलराइज बोलते हैं, ठीक है। ये पोलराइज हो चुका है, इसकी एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये पोलराइजेशन इसका हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इससे चार्ज कैसे परमानेंटली जनरेट किया जाए। परमानेंटली चार्ज इस पर कैसे जनरेट किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए परमानेंट चार्ज। तो डेफिनेशन के बाद में देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है चार्जिंग। सेकंड के अंदर पॉइंट फर्स्ट है ये चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर। किसी एक स्फीयर को कैसे हम चार्ज करेंगे उसका पूरा प्रोसेस सुनो। किसी एक स्फीयर को ले लो, उसको हमको चार्ज करना है परमानेंटली, उस पर चार्ज आ जाना चाहिए। अभी परमानेंट नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, इसके पास में दूसरे सब्सटेंस को लाए, इस पर इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव। ये चार्ज कब तक है, केवल जब तक हम इस प्लेट को इसके पास रखते हैं। जैसे ही हम इसको दूर हटाएंगे यहां से, जैसे ही इसको यहां से हटाएंगे तो ये चार्ज वापस अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के पास जाके वापस से ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके पास नेट चार्ज तो यहां भी 0 है। क्यों नेट, यहां पर भी क्या है 0, बट यहां पे अलग अलग दोनों साइड में आ चुका है, लेकिन यहां पे पूरा मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट चार्ज लाने के लिए इस मेथड से कैसे लाया जाए, तो देखो उसमें 2 पॉइंट में बता देता हूं। एक तो चार्जिंग ऑफ स्फीयर, कैसे इस स्फीयर को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर लेते हैं, ये ले लिया। स्टेप बाय स्टेप इसको लेने के बाद एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको लगा देंगे, जिससे कि चार्ज अर्थ ना हो जाए। ये है स्टेप 1। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस को हमने स्टैंड पर लगा दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके पास में हम कोई चार्ज प्लेट लेके आएंगे। स्टेप सेकंड, ये विदाउट कांटेक्ट है, तो इसको कांटेक्ट में नहीं लाना, इससे थोड़ी डिस्टेंस पर ही हमको रखना है। अब देखो, अब खुद दिमाग लगाओ कि इस पे तुमको पॉजिटिव चार्ज लाना है या नेगेटिव। इस पे मान के चलो तुमको पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लो, और नेगेटिव चार्ज लाना है तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लो। तो मुझे माना है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो मुझे नेगेटिव चार्ज प्लेट यहां पे लेनी पड़ेगी। जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज प्लेट लूंगा, इस साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज। कैसे आया इस साइड में नेगेटिव चार्ज, भाई ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे, और रिपल करने के बाद ये दूसरी साइड में चले जाएंगे। इधर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड स्टेज में जाते हैं हम, थर्ड स्टेप में देखो, अब हम क्या करेंगे, हमको इस पे कौन सा चार्ज लाना है, पॉजिटिव चार्ज लाना था, तो नेगेटिव प्लेट ली थी। अब देखो, ये इसके साथ ये दोनों कम डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा। इनके बीच में कैसा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, और ये
पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है और ये इसको ऑलरेडी दूर भगा रहा है। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हटाना नहीं है, ध्यान रखना, इसको हटा दिया तो वापस ये मिल जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा और जिस साइड में नेगेटिव चार्ज है उस साइड में इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाया हुआ है, जिस साइड में नेगेटिव चार्ज है उस साइड में हम इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे तो इधर से जो ये चार्ज है ना ये खत्म हो जाएगा यहां पे और ये अर्थिंग हो गई इसकी। अब यहां पे केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। ये स्टेप थर्ड। स्टेप 3 लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला चार्ज अर्थ हो चुका है। तो देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको दूर हटा लेता हूं तो ये यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा पूरे में। तो इस तरीके से यहां पे देखो कोई चार्ज नहीं है और यहां पे इस पे परमानेंट चार्ज आ चुका है। ये पूरा मेथड है। 4 स्टेप में 4 स्टेप्स में टोटल हम इसको कर सकते हैं चार्ज। क्लियर। अब अगर 2 स्फीयर ले लें हम और उन पे चार्ज लाना हो तो कैसे लेके आएंगे, तो चार्जिंग ऑफ 2 स्फीयर, चार्जिंग ऑफ 2 स्फीयर्स, चार्जिंग ऑफ 2 स्फीयर्स। 2 स्फीयर एक साथ ले लें तो उनको कैसे चार्ज करेंगे हम, तो देखो सेम ऐसा ही प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप में तो क्या ले लो, दोनों स्फीयर्स को कांटेक्ट में, कि सर ये तो विदाउट कांटेक्ट वाला है, हाँ विदाउट कांटेक्ट वाला है, लेकिन इन दोनों पे चार्ज 0 है। सबसे पहले 2 स्फीयर ले लो, इनको कांटेक्ट में रखना है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इनको लगा देंगे। अब इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सी प्लेट लगा दो, यहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं है। मान के चलो मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहां पे पॉजिटिव प्लेट लगाई और इनके पास विदाउट कांटेक्ट इनको रख देंगे। ये सर कांटेक्ट तो हो रहा है, विदाउट कांटेक्ट कहां है, इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है ना, उनके बीच में तो हो गई। अब देखो यहां पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। अगले स्टेप में इसको नहीं हटा सकते, इसको हटा दिया तो वापस ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको तो लगे रहने दो, इसको तो हटाना नहीं है। ये जो स्फीयर है फर्स्ट वाले को भी कुछ नहीं करना, सेकंड वाले को इससे अलग कर दो, सेकंड वाले को इससे क्या कर दो, अलग कर दो। ध्यान रखना पहले इसको हटाना मत, इसको हटा दिया तो अब ये कांटेक्ट में टोटल चार्ज बैलेंस हो जाएगा। पहले इनको अलग करो और बाद में इसको हटाओ। अलग कर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव इधर ही रहेगा अभी। अब यदि मैं इसको हटा दूं, स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 4 स्टेप में यदि मैं इस प्लेट को हटा दूं तो ये जो दोनों स्फीयर्स हैं इस पर नेगेटिव चार्ज था जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, और इस पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो फैल जाएगा। इस तरीके से 2 स्फीयर्स को हमने एक साथ, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे कौन सा चार्ज ला दिया, नेगेटिव। देखो थर्ड पॉइंट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसको अभी मैं थोड़ी देर पहले लंबी चौड़ी रामायण इस पर मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि एक सब्सटेंस हमने ले लिया और इसके साथ में दूसरा ले लिया, इन दोनों को रब कराया, तो रब कराने से कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन हुआ। जहां फ्रिक्शन हुआ वहां पर थर्मल एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी दोनों को मिली। दोनों को मिलने के बाद जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे और एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पहुंच जाते हैं जिससे कि दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो ये पूरा मेथड है, इसमें मैंने बता ही दिया।
एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूं कि जब माना कि ये है ग्लास और ये है कॉटन क्लॉथ, तो हमें पता है यहां से इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल के कॉटन क्लॉथ पे जाते हैं। क्लियर? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल के, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है, अब मैं तुमको एक नई चीज बता रहा हूं कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल के जब इस पे जाते हैं तो क्या इनके मास में कोई चेंज होता है? तो इसका जवाब है हाँ, चेंज होता है। यहां पर अभी मान के चलो 100 प्रोटॉन्स हैं और 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाले पे 100 प्रोटॉन और 100 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। या फिर अलग भी ले, जैसे 50 ले लो, 50 प्रोटॉन और 50 ही इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इनको रब किया, रबिंग के बाद इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए मान के चलो, तो इस पर 2 क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गिलास से किस पे ट्रांसफर हो चुके हैं? कॉटन क्लॉथ पे। तो इस पर अब कितने प्रोटॉन है? 100। इस वाले पे कितने प्रोटॉन है? 50 प्रोटॉन अगर हमने माने हैं। तो इस वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 98 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस वाले पे कितने हैं? 52 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी तो आ गए, 52। तो अब क्या इनके मास में चेंज हुआ? यहां इसका टोटल मास कितना है? पहले इस वाले का टोटल मास में m1 मान लेता हूं। m1 इक्वल टू मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना था। इसका सेम इसी मेथड से इसका निकाल लो। बाद में यहां पर देखो, इस मेथड से हम निकालेंगे, इधर इसका मास हो जाएगा m1 डैश, इसका मास m2 और इसका मास m2 डैश। ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर और इधर सेम ही होंगे, तो प्रोटॉन्स के नंबर की वजह से इधर कोई मास में चेंज नहीं हुआ। मास में चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इधर जो मास है, अब यहां पे देखो, इधर मास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास कम हो गया और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ गया। ठीक है? तो मानता हूं मैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है, जीरो तो नहीं होता ना। तो बहुत कम मास चेंज होता है, बट होता जरूर है। कितना मास चेंज होगा? डेल्टा m बराबर ये चेंज इन मास प्लस माइनस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना मास चेंज होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास, उसके मास में चेंज होगा कितना? डेल्टा m बराबर माइनस n इंटू m, मतलब कमी हो गई। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके मास में चेंज आएगा इतना। ये 4 पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चेंज इन मास 4 नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास में चेंज इतना होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी के मास में चेंज इतना। अब कईयों को लग रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव कैसे आया? भाई जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसके मास में कमी होती है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसके मास में क्या हो जाती है? उसमें मास बढ़ जाता है उसका। कितना? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसका 1 इलेक्ट्रॉन के मास से इंटू कर दो, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? 31 किलोग्राम। इतना मास होता है। अगर मान के चलो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इतना मास कम या ज्यादा होगा, एक पे कम दूसरे पे ज्यादा। 2 का हुआ तो इंटू 2 कर दो। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इंटू 5 कर दो। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना ही मास आ जाएगा। ठीक है? देखो एक क्वेश्चन सुनो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज कोई प्लेट है, मतलब किसी सब्सटेंस पर चार्ज आने के बाद
वो स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। मान के चलो यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? वाई? ऐसा क्यों? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है? तो इसका कारण सुनो क्यों करता है। देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डायरेक्ट कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इसका क्या है? 0। मतलब ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस है, इस पर नेट चार्ज 0 है। अब सुनो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इस साइड में इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज है जिससे नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस ये वाली है, जिसको मैं R1 मान लेता हूं, और यहां से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी? R2। ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? पॉजिटिव चार्ज की। और कम डिस्टेंस कितनी है? किसकी है? नेगेटिव चार्ज की। तो इनके बीच में फोर्स लगा मान के चलो F1, इनके बीच में फोर्स लगा मान के चलो F2। ठीक है, कूलम्ब फोर्स लगेगा, अगली वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस पे फोर्स F1, इस पे फोर्स F2। ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो फोर्स लगता है कम, कम डिस्टेंस पे होता है तो फोर्स लगता है ज्यादा। यहां फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स ज्यादा कौन सा होगा? F1 या F2? तो ज्यादा फोर्स होगा F1, कम फोर्स होगा F2। मतलब इस पर ये जो सब्सटेंस है छोटा सा, इस पर F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इस पर जो F1 की डायरेक्शन होगी ना, वो इधर होगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर होगा F1, F2 इधर होगा, इनके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक, F1 ज्यादा है, मतलब मान के चलो F1 है फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन एंड F2 इज 1.5 न्यूटन। तो ऐसी कंडीशन में जब अपोजिट फोर्स लगे हों तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकालते हैं, इस पर रिजल्टेंट आएगा ज्यादा फोर्स की तरफ, और कितना आएगा? F नेट इक्वल टू F1 माइनस F2, और F नेट बराबर कितना आ जाएगा? 0.5 न्यूटन। तो ये इसकी तरफ बताओ अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा? तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बहुत कम फोर्स से। कितने फोर्स से? बहुत कम, नेग्लिजिबल फोर्स है, बहुत कम, थोड़ा सा फोर्स है ये, इस फोर्स से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब वहां पे मैंने ये बताया कि स्मॉल पार्टिकल्स ही क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बड़े पार्टिकल क्यों नहीं होते हैं? तो उसका जवाब यही है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल का मास कम होता है। मास कम होगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर मास ज्यादा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फोर्स बहुत कम लगता है, इसीलिए स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, बड़े और ज्यादा बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं उन पर फोर्स नहीं लगता, बट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को नोट करके इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्जिंग और चार्ज। तो चार्जिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं कि देखो, जो चार्ज है ना, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और कैसी वाली? स्केलर। वेक्टर नहीं है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होती। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कि चाहे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए या किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आए, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए या फिर उस पर कैसा चार्ज आए? नेगेटिव चार्ज, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए या किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आए, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल और केवल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन पे तो केवल नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे केवल कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों है ये? तो इस बात का जवाब ये है, देखो ऐसा क्यों? जैसे मान के चलो, ये है ग्लास की स्लाइड है, इसके पास में एक कॉटन क्लॉथ है, ठीक है। इनको रब करने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन की वजह से आया होगा ना,
इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे आया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज कब आया, जब इनको रब किया। रब करने से क्या हुआ, रब करने से क्या हुआ, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होके गया, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, प्रोटॉन अगर इसका रिस्पॉन्सिबल होता तो या तो प्रोटॉन आता, इस पे कहीं से प्रोटॉन आता, क्या इस पे प्रोटॉन कहीं से रिमूव होके इसके ऊपर आया क्या, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इससे निकल के गया, इससे रिमूव होके गया, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास स्लाइड से रिमूव होके आए, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इस पे से, और इस पे नेगेटिव चार्ज आने का रेस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन का आना इसके ऊपर। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, दोनों के लिए केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट देखो, जो पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी पे आता है, पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी पे आता है उसके मास में कमी होती है, उसके मास में क्या होती है, हमेशा कमी, ये मैं बता चुका हूं पिछले टॉपिक में। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उस बॉडी के मास में वृद्धि होती है। तो जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मास कम हो जाता है, और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास बढ़ जाता है। कितना मास बढ़ता है, अभी बताया मैंने, डेल्टा एम बराबर एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, ट्रांसफर नंबर, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट देखो, किसी बॉडी पर चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, जैसे ये चौक है मेरे हाथ में, इस पे चार्ज है या नहीं, इस बात का हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो, डायरेक्ट देखने से तो कभी चार्ज दिखता नहीं है, चार्ज जब डायरेक्ट नहीं दिखता तो हमको कैसे पता चल जाता है कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे चार्ज आया कि नहीं आया, इसका पता कैसे चलता है। तो इसका पता लगाया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे पता चलता है भाई ये क्या बीमारी आ गई है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस, अब अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेना, चार्जिंग से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों है वो इसके कंस्ट्रक्शन में हमको समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। ये एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ये चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। उसका सिर्फ गैस कर सकते हैं इससे हम कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, ये क्या बताता है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, उसका जो चार्ज है वो कितना है, कितने कूलम चार्ज है, क्या ये पता लगा सकते हैं इससे? तो इसका जवाब है नहीं पता लगा सकते। सिर्फ इससे हम इतना गैस कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, इस बात का ही पता लगा सकते हैं। तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक्चुअल में होता क्या है, पूरे इसका कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक बोतल ले लो ग्लास की, ग्लास
जार लेते हैं। सबसे पहले एक जार होता है, कैसी भी शेप में या कोई भी डिजाइन में तुम बना सकते हो, जैसा भी बनाना चाहो। एक जार ले लिया ग्लास का, ये हमने ग्लास जार ले लिया, यह है जार जी, ठीक है। अब इस जार को लेने के बाद यहां पे हम रबर का कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क लगा दिया, इसमें से, इस कॉर्क में से एक मेटेलिक रॉड निकाल के ले आएंगे। ये है एक मेटेलिक रॉड, मेटल से बनी हुई है, कोई भी रॉड लगा दी। ये है मेटेलिक रॉड आर, ठीक है। इसके नीचे की तरफ बहुत पतली पतली सी गोल्ड से बनी हुई लीफ लगा देते हैं। बहुत पतली पतली सी गोल्ड की पत्तियां यहां पे हम लगा देते हैं, ठीक है। गोल्ड लीफ लगा दें, और इस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं नॉब। इसको हम बोलते हैं नॉब, या फिर मेटेलिक नॉब भी इसको बोल सकते हैं, ओनली नॉब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बन के तैयार है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब तुमको समझ आ गया होगा कि इसका नाम गोल्ड लीफ क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो है ना गोल्ड की लीफ लगी हुई है, गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं, जिनका मास बिल्कुल बहुत कम होता है, ठीक है। ज्यादा मास होगा तो इनके बीच में रिपल्सन का पता नहीं चलेगा हमको। बस इतना सा इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे कैसे पता चलेगा हमको कि किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इस बात का हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो, इस बात का पता लगाने के लिए, अच्छा एक चीज बता देता हूं कि अगर मान के चलो गोल्ड हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास गोल्ड नहीं है तो हम गोल्ड की जगह, गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर होता है इसीलिए गोल्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे हम एक ऐसा मेटल यूज कर सकते हैं जो कि हल्का हो, उसका मास कम हो, साथ साथ में मास कम होने के साथ अच्छा कंडक्टर भी हो। तो ऐसा होता है एल्यूमिनियम। कौन होता है? एल्यूमिनियम भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो या तो गोल्ड की लीफ्स लगा दो या एल्यूमिनियम लीफ्स भी हम लगा सकते। जनरली गोल्ड यूज करते हैं इसलिए इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर एल्यूमिनियम लगाएंगे तो एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी हम इसको कह सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, इस रॉड को मैंने एक ग्लास की स्लाइड या रॉड जो भी है इसको मैंने रब करा दिया कॉटन क्लॉथ के साथ। जैसे इसको रब कराया तो हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या चार्ज हमको डायरेक्ट दिखाई देता है? क्या दिखता है क्या हमको चार्ज? तो डायरेक्ट हमको चार्ज दिखता नहीं है भाई। किसी, अब ये चौक है, इस पे चार्ज है या नहीं, अब हमको कैसे पता चलेगा इस पे चार्ज है या नहीं? डायरेक्ट दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो हमारे पास पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज है या नहीं। देखो स्टार्टिंग में ये जो गोल्ड लीफ्स होती है ना, एल्यूमिनियम लीफ्स, कैसे होती हैं? मैं ऊपर करके, वैसे नीचे होती है, ऊपर करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से होती हैं, ऐसे जनरली इस तरीके से हो। जैसे ही देखो मैं बता देता हूं, यहां पे गोल्ड लीफ्स इस तरीके से होती हैं, ऐसे ऐसे गोल्ड लीफ्स होंगी। अब हमको स्टार्टिंग में ऐसे होती हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर पता लगाना है मुझे कि इस गिलास पर चार्ज है या नहीं, तो इस गिलास को लाके मैं इससे टच कराऊंगा। जैसे मैं इस को टच कराया, अगर इस पर चार्ज होगा तो मेटेलिक रॉड हमने इसलिए लगाई थी कि मेटल में चार्ज फ्लो हो सकता है। इसका चार्ज फ्लो होते हुए नीचे की तरफ जाएगा और दोनों गोल्ड लीफ्स पर दोनों गोल्ड लीफ्स पर फैल जाएगा। पहुंच गया इस पे चार्ज। अभी तक जो गोल्ड लीफ ऐसे थी, ऐसे ग्रेविटी की वजह से थी, लेकिन अब ग्रेविटी के अलावा भी यहां पे एक फोर्स लग चुका है। देखो सेम चार्ज है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इस तरीके से ये यहां से ऐसे दूर हट जाएंगी, ऐसे,
अगर दूर हटी तो इसका मतलब इस पर चार्ज था, और अगर बिल्कुल दूर नहीं हटती हैं तो इस पर चार्ज नहीं है। इससे हमको पता चलेगा। अच्छा, ये पता चल गया कि इस पर चार्ज है या नहीं। इससे हम एक चीज और पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा सकते कि कितना चार्ज है और कितना नहीं है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये आइडिया लगा सकते हैं, इतना गैस कर सकते हैं कि चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। जैसे मान के चलो मेरे पास ए और बी दो कोई रॉड हैं, ये तो ए है ये बी है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसका जवाब देना। एक ए है और दूसरा है बी। पहले मैंने ए को टच किया, जैसे ही ए को नॉब पे टच किया तो चार्ज इस पे आया, चार्ज आया, और ये जो दोनों गोल्ड लीप्स हैं, ये गोल्ड लीप स्टार्टिंग में ऐसे होती हैं, अब ये रिपल होके इतनी फैल जाती हैं, ठीक है, इतनी फैल गई। अब ए को हटा दिया मैंने, अब बी को लगाया, जैसे ही बी को लगाया तो ये इतनी फैल जाती हैं, इतनी फैली। अब मुझे बताओ ए बॉडी पे चार्ज ज्यादा था या बी पर? भाई ए को जब मैंने टच किया तो दोनों गोल्ड लीप्स लगभग इतनी फैली, जब मैंने बी को टच कराया तो दोनों गोल्ड लीप्स इतनी फैली। तो इसका मतलब यहां पे रिपल्सन कम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है। तो ए पे चार्ज ज्यादा है या बी पे? तो देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स होगा तो उतना ही ये ज्यादा दूर हट जाएंगी। तो यहां पे कम दूरी तक हटी है, कम डिस्टेंस तक हटी है, तो यहां पे चार्ज ए पे चार्ज कैसा है? बी से कम। तो बी पे चार्ज ज्यादा है और ए पे चार्ज कैसा है? कम। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट काम करता है, बिल्कुल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो देखो चार्ज को हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, बट इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, और है तो कम है या ज्यादा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कम है या उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? ज्यादा। ये पता लगाया जा सकता है इजीली, किसकी हेल्प से? गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप था। जनरली पेपर में इतना पूछता नहीं है इसको, फिर भी एक बार ढंग से इसको नोट कर लें। तो क्या क्या इसमें लिखना है? सबसे पहले लिखोगे कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज चार्ज की प्रेजेंट के लिए किया जाता है, चार्ज की प्रेजेंट पता लगाने के लिए। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना कि ऐसे ऐसे इसमें एक जार लेते हैं जिसमें कॉर्क लगा देते हैं, इसमें से एक मेटेलिक रॉड निकाल के उसमें नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं? गोल्ड लीप्स, और ऊपर की तरफ इसमें नॉब लगी होती है। जब हमको किसी बॉडी पर चार्ज का पता लगाना है, उस बॉडी को नॉब से टच कराते हैं तो चार्ज इसमें से फ्लो होता है, गोल्ड लीप्स पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इनके बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से दूर हटती है, दूर हटती हैं तो इसका मतलब बॉडी पर चार्ज है, और दूर नहीं हटती है तो बॉडी पर चार्ज नहीं है। और यदि ज्यादा दूर हटती है तो बॉडी पर चार्ज ज्यादा है, और कम डिस्टेंस तक अगर ये हटती हैं तो बॉडी पर चार्ज कैसा है? कम। इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर के साथ। अगला वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर, अभी तक तो पूरा बेस चल रहा है, लेकिन अगले लेक्चर में जितने भी मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करें।